आज मैं फिर बीपीएससी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इसमें से देखते हैं ऑप्शन क्या है। बी.डी. सावरकर है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, सोहन सिंह है और पी.एन. बापट है। इसमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर जो हैं वो 1906 में लंदन में क्या करते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में क्या होता है, लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। ठीक है, 1999 में क्या होता है, सॉरी 1899 में क्या होता है, इससे पहले सावरकर के द्वारा एक मित्र मेला नाम का संगठन बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन है। और ये संगठन का उद्देश्य क्या है, भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, और बाद में फिर क्या होता है, इसी मित्र मेला को अभिनव भारत में विलय कर दिया जाता है 1904 में। ठीक है, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यह जो समाज है, सोसाइटी जो है, ये कहीं न कहीं मेजनी के यंग इटली आंदोलन और रूस के क्रांतिकारी समूह से काफ़ी मिलता जुलता है। और इस प्रकार से अभिनव भारत के भारतीय जो क्रांतिकारी है वह रूस, आयरलैंड, मिस्र, चीन की क्रांतिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाकर रखता है। और इस तरह से हम देखेंगे जो बी.डी. सावरकर हैं, इन बी.डी. सावरकर का जो जन्म है वो 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में होता है। और बी.डी. सावरकर जो है वो हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी हैं। ठीक है, और आगे इसका अध्यक्ष भी बनते हैं। इस तरह से देखेंगे कि ये मार्ले मिंटो सुधार हुआ था ब्रिटिश द्वारा, जो किया गया था, इस सुधार के खिलाफ जब बी.डी. सावरकर ने आवाज़ उठाया और सशस्त्र विद्रोह करने की साजिश की तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इस तरह से 1910 में क्या होता है, इंडिया हाउस जो कि एक क्रांतिकारी समूह है, इससे जुड़े होने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और 1911 में काला पानी की सजा सुनाया जाता है बी.डी. सावरकर को। और इस तरह से देखेंगे वीर सावरकर हैं, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उन्होंने पुस्तक लिखा है, इसका नाम है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। और एक और पुस्तक है 1857 का स्वतंत्र समर। तो ये बी.डी. सावरकर के बारे में था। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, इसमें जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वह है 29th बिहार जुडिशियल सर्विस में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो अभी जस्ट आपको हम बताए हैं ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। इस ऑप्शन को देखेंगे, इसमें से ऑप्शन सी आपको करेक्ट होगा, बी.डी. सावरकर। ठीक है, इसी तरह से यदि आप में से अगर कोई लोग बता सकते हैं कि आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहा और एस.एन. सेन क्या कहा और अशोक मेहता के क्या कहा, अगर आपको जानकारी है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नीचे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बीपीएससी बिहार जुडिशियल सर्विस ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1904 में स्थापित अभिनव भारत संबंधित था। अब अभिनव भारत का संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या सब है, क्रांतिकारी गतिविधियों के एक गुप्त संगठन है, एक समाचार पत्र है, एक सांस्कृतिक संगठन है, एक ट्रेड यूनियन आंदोलन है। तो आपको जस्ट अभी बताए थे कि जो अभिनव भारत है एक क्रांतिकारी गतिविधियों का गुप्त संगठन था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में पूछा गया है। और क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अभिनव भारत 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संगठित किया गया था। अब देखिए वीर सावरकर है, प्रफुल्ल चाकी है, खुदीराम बोस है और एक और ऑप्शन होगा अरविंद घोष है। इन सारे में से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
वीर सावरकर या बीडी सावरकर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 67 बीपीएससी का 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। और ये बीपीएससी पूछा है और इसमें कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के द्वारा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको बता भी चुके हैं कि बीडी सावरकर इस प्रकार की बात कहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप में से कोई लोग अगर बता सकते हैं कि आरसी मजूमदार 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 65th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। अब देखते हैं ऑप्शन क्या सब है। ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी है रास बिहारी बोस, सी है रामचंद्र और डी है तारक नाथ दास। इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा क्या होता है, इंडिया हाउस की स्थापना किया जाता है। और इस प्रकार से देखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में लंदन में क्या होता है, इंडिया हाउस की स्थापना किया जाता है। इतना ही नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस के साथ साथ आप देखेंगे तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस ये सब स्थापित किया गया है संस्था के रूप में। एक समाचार पत्र है उसका नाम है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इसकी भी शुरुआत की जाती है। और इस प्रकार से देखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 से 14 1920 से 22 तक द इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन करते हैं। और जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका है ये क्यों इसकी शुरुआत की गई थी, तो राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए इसकी शुरुआत किया जाता है। और इस तरह से जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है श्यामजी कृष्ण वर्मा का, ये कहीं न कहीं ब्रिटिश भारत में स्वशासन के मुद्दे को उठा रहा है और भारतीयों को स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए जागरूक कर रहा है। और इस तरह से देखेंगे जो इंडिया हाउस है श्यामजी कृष्ण वर्मा का, जिसका स्थापना लंदन में किया जा रहा है, इसका उद्देश्य था कि लंदन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें राष्ट्रवादी भावनाओं से जोड़ने के लिए। और कहीं न कहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित हैं। और कहीं न कहीं आगे देखेंगे कि बीडी सावरकर जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रेरित हैं। तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 63rd बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे आजीवन कारावास दिया गया, इसमें से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, दूसरा है उधम सिंह, तीसरा है भगत सिंह और डी है मनमोहन नाथ। तो इसमें से अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। अब होता क्या है कि मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्नल वायली की हत्या किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम लोग समझते हैं। अब होता क्या है, जो कर्नल वायली है ये जो है भारत के सचिव के राजनीतिक सलाहकार है। ठीक है, आपने सुना होगा कि 1857 के क्रांति के बाद क्या होता है, एक भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है। उसी भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार है कर्नल वायली। ठीक है, और क्या होता है, जो मदन लाल ढींगरा हैं वे लंदन में होम रूल सोसाइटी हो गया, इंडिया हाउस हो गया, अभिनव भारत सोसाइटी होगा, इन सारे संगठन से जुड़े होते हैं। और इस तरह से आप देखिएगा 1 जुलाई 1909 का समय है जब नेशनल इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रवादियों का एक संगठन है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, और इस संगठन का एक बैठक हो रहा था। इसी बैठक में क्या होता है, कर्नल वायली को गोली मारकर हत्या कर देता है मदन लाल ढींगरा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मदन लाल ढींगरा को लग रहा है कि ये जो कर्नल वायली है और ये भारत सचिव का जो सलाहकार है, कहीं न कहीं भारत का जो ब्रिटिश द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार रही है। इस प्रकार का गलत सलाह देते रहता है। और इस तरह से देखेंगे कि जब गोली मारकर हत्या कर दी जाती है कर्नल वायली की, तो उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुनवाई के दौरान मौत की सज़ा की मांग करता है। और इस तरह से आप देखेंगे होता क्या है, 17 अगस्त 1909 को उन्हें लंदन में टेंटन विले जेल में फांसी दे दी जाती है।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है कभी आपसे पूछा जाएगा कि मदन लाल ढींगरा को फांसी किस जेल में दिया गया, और 4 जेल का ऑप्शन रहेगा, तो ध्यान रखेंगे टेंटन विले जेल, लंदन के टेंटन विले जेल में। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 62nd बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। और ये देखिए क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा सर माइकल ओडायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अब देखेंगे ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, NPT आचार्य, BD सावरकर, उधम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा कर्नल वायली की हत्या किया 1909 में, और जो उधम सिंह है वो माइकल ओडायर की हत्या करता है 1904 में। दोनों लंदन में हत्या हो रहा है। अब होता क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। होता यह है कि जो सरदार उधम सिंह है ये गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। इस पार्टी से जुड़े हुए क्रांतिकारी लीडर हैं। गदर पार्टी से इनका संबंध है और HSRA से इनका संबंध है, क्रांतिकारी हैं। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की हत्या करते हैं। ये माइकल ओडायर कौन है? तो आपको याद होगा कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय ये माइकल ओडायर जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और जनरल डायर जो गोली चलाने का आदेश दिया था निहत्थे भीड़ों पर, उस गोली चलाने के आदेश का इन्होंने समर्थन किया था। और चूंकि उस समय ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो कहीं न कहीं वो पंजाब का एरिया इनके अंदर में आता था। और इस तरह से देखेंगे कि उधम सिंह उसी का बदला लेने के लिए क्या करता है, माइकल ओडायर की हत्या करता है, और उधम सिंह को भी क्या होता है, मौत की सजा सुनाई जाती है। और इस प्रकार से देखेंगे उधम सिंह को भी 31 जुलाई 1940 को टेंटन विले जेल में फांसी दी गई। इस तरह आपने देखा कि उधम सिंह और जो कर्नल वायली की हत्या करने वाले हैं उनका भी क्या होता है, टेंटन विले जेल में ही क्या होता है, फांसी दिया जाता है। और इस तरह से देखिएगा जो उधम सिंह है इनका असली नाम जो है शेर सिंह है। और इस तरह से क्या होता है 1933 में पासपोर्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना नाम उधम सिंह रखते हैं। और उधम सिंह इस तरह से जो है ना कई बार अपना नाम चेंज करते हैं। उन्होंने जब भी अलग अलग देश की यात्रा किया उन्होंने कई बार क्या किया, नाम बदल बदल कर यात्रा किया। जैसे कि एक बार उन्होंने अपना नाम रखा था फ्रैंक ब्राजील, उसी तरह से एक बार उन्होंने अपना नाम रख लिया उदय सिंह, उधम सिंह, मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ये अलग अलग नाम रखे। ब्रिक्सटन जेल में हिरासत के दौरान जब जब उधम सिंह से नाम पूछा जाता है तो उधम सिंह ने कहा कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। अब ये कहने का क्या उद्देश्य है, पंजाब का जो 3 प्रमुख धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख, राम जो है हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम और सिंह सिख का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि जो आज़ाद जो है ये आज़ाद जो है उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना नाम लिया था। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि शिमला प्रतिनिधि मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। कथन क्या सब दिया गया है कि शिमला प्रतिनिधि मंडल के संदर्भ में अगर हमको विचार करना है तो यहाँ पर कथन दिया गया है इसका नेतृत्व आगा खां ने किया था। ये बिल्कुल सही है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आगा खां ने किया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यह राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के संदर्भ में था, बिल्कुल है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में बात किया जा रहा है। और उसी तरह से देखेंगे कि आगे जो है इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया, इसमें कांग्रेस के नेताओं ने भाग नहीं लिया है। और इसमें कह रहा है कि इसमें कोई बंगाली मुसलमान मौजूद नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यह सही है कि कोई भी बंगाली मुसलमान जो है ये मौजूद नहीं था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है 1, 2, 4 ये क्या हो गया, 1, 2, 4 ये कहीं ना कहीं सही ऑप्शन है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मुस्लिम लीग के गठन में कौन से कारक उत्तरदायी है। इसमें अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है उसको देखिए। जैसे कि पहला है
कि बंगाल की आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति, ये बिल्कुल सही है कि जो आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति है बंगाल में वो कहीं न कहीं मुस्लिम लीग के गठन के लिए क्या है, एक उत्तरदायी कारक है। तुष्टीकरण की नीति सही है, जिसका अनुसरण ब्रिटिश सत्ता ने किया, बिल्कुल सही है। धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन का उदय, ये भी सही है। स्वदेशी मूवमेंट, ये भी सही है। पार्लियामेंटो रिफॉर्म जो है, तो ये तो पार्लियामेंटो रिफॉर्म बाद में हुआ है, मुस्लिम लीग के गठन के बाद हुआ है, तो ये कारक उत्तरदायी नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या सब दिया है। ऑप्शन दिया है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसमें देखेंगे गदर पार्टी का स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। तो हम लोग थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये गदर पार्टी है तो है क्या। अब देखिए जो गदर पार्टी है, इसी का दूसरा नाम है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, क्या नाम है दूसरा, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। और होता क्या है, इसकी स्थापना 1913 में होता है। कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। इसके स्थापना से लाला हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह दबेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, सोहन सिंह भाकना, ये लोग जुड़े हुए हैं। गदर पार्टी जो है एक तरह से क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करना। और इस तरह से सोहन सिंह भाकना जो है गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। और गदर पार्टी के द्वारा एक साप्ताहिक अखबार गदर चलाया गया था, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुख्य शीर्षक हुआ करता था अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन। इस तरह से 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया जाता है और 9 दिसंबर को गुरुमुखी संस्करण प्रकाशित होता है। और प्रमुख खालसा दीवान गदर क्रांतिकारियों को गिरे हुए या पतित सिख या अपराधी घोषित किया। इस तरह से आपने देखा गदर पार्टी के बारे में। ठीक है, तो एक और थोड़ा सा देख लीजिए, जो गदर पार्टी है इसका मुख्यालय जो है युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। और इसका मुख्य स्लोगन वंदे मातरम हुआ करता था। गदर आंदोलन से जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जिनमें कुछ मुख्य नाम है, उनका आप नाम ध्यान रखेंगे। जैसे भाई परमानंद हो गए, विष्णु गणेश पिंगले हो गए, भगवान सिंह यानी हो गए, तारकनाथ दास हो गए, भगत सिंह थिंद हो गए, करतार सिंह सराभा हैं, उधम सिंह हैं, अब्दुल हफीज मोहम्मद बरकतुल्ला हैं, राय नवाब खान है, रास बिहारी बोस हैं, गुलाब कौर हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा है। देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। विचार कीजिए, वीरेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। अब कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, तो अभी आपको हमने कुछ नाम दिखाया था, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि एक रास बिहारी बोस जो है ये गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी तरह से अगर आप देखने का प्रयास करते हैं, 2 नाम के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष और जो भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, ये कहीं न कहीं 1906 में अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। और एक साप्ताहिक जो है युगांतर जो है अनुशीलन समिति द्वारा शुरू किया गया है, वे इससे जुड़े हुए थे। और इस तरह से देखेंगे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA है, इसका गठन 1924 में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिन नाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2014 में पूछा है और ये भी गदर पार्टी से संबंधित है। पूछ रहा है कि गदर संबंधित था, ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय वाला भारतीयों का क्रांतिकारी संघ, बी है सिंगापुर में संचालित राष्ट्रवादी संगठन, सी है बर्लिन में मुख्यालय वाला उग्रवादी संगठन और डी है भारत की स्वतंत्रता के लिए ताशकंद मुख्यालय वाला कम्युनिस्ट आंदोलन। इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा कि गदर क्या है, सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय वाला भारतीयों का क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में पूछा है, प्रमुख खालसा दीवान ने किसे पतित सिख अपराधी घोषित किया। अभी जस्ट बताए थे कि ये घोषित किया गया था गदर क्रांतिकारियों का, गदर आंदोलनकारियों को।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं क्या सब है। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो काबुल में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसमें देखिए बीपीएससी जो है ऑप्शन ए को सही माना था गदर आंदोलन दौरान, लेकिन थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअली में क्या था कि जिस समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लीडरशिप में ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में किया जाता है। ठीक है, तो मेरे समझ से ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसे ए माना है। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 59th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैडम भिकाजी कामा 1907 में पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? तो ये आंसर देख लीजिए, लंदन है, मॉस्को है, पेरिस है, स्टुटगार्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा स्टुटगार्ट। अब देखिए होता क्या है, मैडम भिकाजी कामा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। लंदन में जो है मैडम भिकाजी कामा दादा भाई नौरोजी से मिलती है और उनसे प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ती हैं, और इस तरह से स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रचार करते हैं और इंग्लैंड में भारतीय समुदाय के लिए पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। और इस तरह से मैडम भिकाजी कामा जो है स्टुटगार्ट जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा है 22 अगस्त 1907 को। इसी सम्मेलन में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराते हैं, और इस प्रकार से विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। और उन्होंने अंग्रेजों से समानता और स्वतंत्रता की मांग करते हैं, और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि बीपीएससी बिहार जुडिशियल सर्विस ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई थी? देखिए, तोरू दत्त, रामाबाई, भिकाजी कामा, गंगाबाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं भिकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? और ये क्वेश्चन भी 62nd बीपीएससी में पूछा गया है। तो भारतीय क्रांति की जननी अभी जस्ट बोले थे मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? अभी जस्ट आपको हम बताए ही हैं, पेरिस है, लंदन है, स्टुटगार्ट है, जिनेवा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टुटगार्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 67th बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बीपीएससी क्या पूछ रहा है कि खुदीराम बोस के द्वारा किंग्सफोर्ड को किस स्थान पर मारने की कोशिश की गई? ऑप्शन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये मामला क्या है? देखिए होता क्या है, 1908 का समय है, और इस केस को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस का नाम से जाना जाता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा जो है एक जज हैं, उनका नाम है किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या की प्रयास किया जाता है। हत्या की प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन जजों का जो दृष्टिकोण है हमेशा भारतीयों को प्रतिग्रत रहता था। लेकिन जब हत्या का प्रयास किया गया और जहां बम फेंका गया, उस गाड़ी में प्रिंगल केनेडी नामक एक बैरिस्टर की पत्नी थी और उनकी एक बेटी सवार थी, और इस प्रकार से क्या होता, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से खुदीराम बोस जो बमबारी किए थे उनको पकड़कर मौत की सज़ा सुनाई जाती है, और 11 अगस्त 1908 को क्या होता है, उनको फांसी की सज़ा दिया जाता है 18 वर्ष की उम्र में। और इस तरह से देखेंगे कि जो मुकदमा चलाया गया था खुदीराम बोस पर, उस मुकदमा में जो न्यायाधीश थे अध्यक्ष, उनका नाम है कॉर्नडॉफ, और प्रफुल्ल चाकी जो दूसरा व्यक्ति था वो आत्महत्या कर लेता है। रोल ऑफ ऑनर एंड कोर्ट्स ऑफ इंडिया मार्टर्स पुस्तक जो है कालीचरण घोष लिखा है, इसमें प्रफुल्ल चाकी की वीरता का वर्णन किया है। आगे शांति स्वरूप नारायण एक पत्रिका स्वराज में जब उनकी बहादुरी की प्रशंसा की, तो ब्रिटिश सरकार ने शांति स्वरूप नारायण को जुर्माना किया और जेल कर दिया। और इस तरह से जो प्रिंगल केनेडी हैं, ये मुजफ्फरपुर में प्रैक्टिस करने वाले एक ब्रिटिश लेखक हैं और बैरिस्टर थे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ। अभी जस्ट बताए थे 1908 की घटना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में निम्नलिखित में किसे फांसी दी गई। अभी जस्ट आपको बताए हैं जो फांसी मिला था, वो फांसी जो मिला था वो किनको मिला था फांसी, वो फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। और इस तरह से अगर आप ऑप्शन को अगर देखने का प्रयास करें, प्रफुल्ल चाकी है, बटुकेश्वर दत्त है, राजगुरु है, राजेंद्र लहरी है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है और बीपीएससी पूछ रहा है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना कौन किया है, रामानंद सिन्हा है, सतीश झा है, सचिंद्रनाथ सन्याल हैं, विपिन झा हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किया जाता है। देखिए होता क्या है कि बीएन कॉलेज के एक छात्र हैं बंकिम चंद्र मित्रा, उनको अनुशीलन समिति के संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। और इस प्रकार से अनुशीलन समिति जो है वो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है, क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करता है। और इसकी स्थापना जो है 1902 में सतीश चंद्र बसु करते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य था बल प्रयोग के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्रयोग प्राप्त करना। और इस प्रकार से जो अनुशीलन समिति से सर अरविंद घोष, बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्त, रास बिहारी बोस, सतीश चंद्र बसु, ठीक है, इन जैसे क्रांतिकारियों इससे जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को जो कि प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है और हमने एक दो क्वेश्चन ऐसा भी शामिल किया है जो इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। तो इस तरह से फिर हम लोग